विद्या की आराध्य देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं और आज के 10th क्लास के इस वीडियो की बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सेंट्रल मिशन और मैं हूं दीपक मेहता। तो पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए क्योंकि आज कुछ स्पेशल पढ़ाने वाले हैं हम आपको। ये जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री आप जानते होंगे जिसके नाम से बच्चे भागने लगते हैं क्योंकि त्रिकोणमिति में आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इन तीनों नाम से बच्चे के अंदर भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, इसीलिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी है क्योंकि आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए ध्यान से और बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। तो त्रिकोणमिति जो है यानी ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोण मिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। ये 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। ट्राई जिसका मतलब होता है 3, गोन यानी कि भुजाएं यानी साइड्स और मेट्रॉन यानी माप, मेजरमेंट। ठीक है, तो इन 3 शब्दों से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। देखिए आपको ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो त्रिभुज की 3 भुजाओं पर आधारित है और त्रिभुज भी कौन सा? त्रिभुज यानी ट्रायंगल। ट्रायंगल भी कौन सा होना चाहिए? 90 डिग्री एंगल वाला यानी राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो ये एक समकोण त्रिभुज आप देख रहे हैं, इसमें 3 साइड्स होती हैं और तीनों का एक विशेष नाम होता है, एक स्पेशल नेम दिया होता है तीनों साइड्स का। तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता देता हूँ। हिंदी में मैं ब्लैक पेन से लिखूँगा 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे हम कहते हैं कर्ण और अंग्रेजी में मैं रेड पेन से लिखूँगा हाइपोटेनस। जी हाँ, कर्ण यानी हाइपोटेनस होती है 90 डिग्री के सामने की भुजा। द साइड अपोजिट ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस यानी 90 डिग्री के सामने की जो साइड है वो कर्ण कहलाती है। इसके बाद जो साइड्स बचती हैं आधार या लंब कहलाती हैं। आधार या लंब ये दोनों साइड, इस साइड का नाम दोनों हो सकता है, आधार भी हो सकता है, लंब। इसका मतलब ये हुआ आधार तो हम कहते हैं बेस और लंब कहते हैं परपेंडिकुलर। ये वाली साइड भी बेस या परपेंडिकुलर हो सकती है यानी आधार या लंब हो सकती है। सबसे पहले हम लिखते हैं कर्ण। कर्ण यानी हाइपोटेनस। हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के सामने होती है और लंब यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमेशा एक चीज़ होती है जिसे हम थीटा कहते हैं। तो थीटा के सामने यानी साइड अपोजिट थीटा इज परपेंडिकुलर। लंब थीटा के सामने वाली भुजा। मान लीजिए आपको एंगल ए पर थीटा दे रखा हो तो थीटा के सामने फिर ये लंब होगी और ये आधार होगी, और यदि थीटा यहाँ दे रखा हो तो फिर ये लंब होगी और ये आधार होगी। तो हम आधार के बारे में भी लिख लेते हैं
आधार यानी बेस। बेस हमेशा थीटा के साथ वाली भुजा होगी, साइड एडजेकेंट टू थीटा, यानी थीटा से लगी हुई साइड, थीटा की संलग्न साइड जो है वो हमेशा बेस यानी आधार होगी। मान लीजिए ये थीटा है तो आपको एक साइड तो पहचान में आ गई, 90 डिग्री के सामने कर्ण यानी हाइपोटेनियस होती है। थीटा के सामने हमेशा लंब होती है, तो बची हुई जो साइड है वो आधार हुई। आधार मतलब बेस हुई, और थीटा के सामने कौन सी हुई? लंब यानी परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने कौन सी हुई? कर्ण यानी हाइपोटेनियस। तो उम्मीद है कि आप ये थोड़ा सा बेसिक क्लियर समझ गए होंगे। अब आते हैं इन तीन साइड्स को, कर्ण, लंब और आधार को बटे में रखकर कुछ अनुपात बनाए गए हैं, उनके स्पेशल नाम दिए गए हैं। अनुपात मतलब रेशो। इनको अपॉन में रखकर, यानी हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, इन सबको अपॉन में रखकर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बनाए गए हैं और उन्हें स्पेशल नाम दिए गए हैं, वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम उस पर चलते हैं। देखिए, अब हम जानते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चे 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, थीटा के सामने लंब होता है और थीटा के साथ आधार होता है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम के बच्चे जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होती है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होती है और थीटा के साथ बेस होता है। तो इन तीन साइड्स को हम बटे में रखकर और कुछ विशेष नाम प्राप्त करते हैं। उन विशेष नामों को ही त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस कहते हैं। अपॉन में जब रखते हैं तो यहाँ पे क्या किया गया, लंब और कर्ण को जब बटे में रखा गया, लंब बटा कर्ण, तो इस त्रिकोणमितीय अनुपात का विशेष नाम दिया गया साइन थीटा। फिर आधार और कर्ण को बटे में रखा गया, आधार बटा कर्ण, और इसको नाम दिया गया कॉस थीटा। इसके बाद लंब और आधार दोनों को बटे में रखा गया और इसको नाम दिया गया टेन थीटा। तो आप समझ गए होंगे इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में तीन अनुपात तो ये हो गए, और तीन को अब इनको उल्टा कर करके तीन अनुपात और बनाए गए। तो इसको हम उल्टा करें तो कर्ण बटा लंब, इसको नाम दिया गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसको उल्टा किया गया कर्ण बटा आधार, तो इसका नाम दिया गया सेक थीटा। और इसको जब हमने उल्टा किया आधार बटा लंब, तो इसका नाम हुआ कोट थीटा। इस तरह से यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशेष नाम हुए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। आपको क्रम से याद रखने हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। यानी आपको टेन के बाद कॉट याद करना है, कॉट के बाद सेक और सेक के बाद कोसेक याद करना है। तो इस क्रम से आप 4-5 बार बोल लीजिए, जहाँ भी हों वहाँ बोल लीजिए और याद कर लीजिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, कोसेक का कर्ण बटा लंब, सेक का कर्ण बटे आधार और कॉट का आधार बटा। ये तीन मेन हैं और तीन उनके कन्वर्स हैं, उल्टे हैं। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में हम देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एक अनुपात होता है, फिर इसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इसके बाद होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन अनुपात होते हैं, तीन रेशियोज होते हैं। इनका नाम होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यानी साइन थीटा को हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों का अपॉन में रखने पर जो नाम बनता है वो होता है साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। अब इन तीनों को हम कन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसको उल्टा करें तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और इसको उल्टा करें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इन तीनों के नाम हो गए कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो आप
बिल्कुल आपको भी इसी तरह इसी सीक्वेंस में याद करना है, साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक, यानी कि आपको टेन के बाद कॉट का नाम बताना है, कॉट के बाद सेक और कोसेक। तो इस जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस हैं, ये तीनों साइड्स को बटे में रखने पर यानी तीनों साइड्स को अपॉन में रखने पर जो विशेष नाम दिए गए उनका नाम होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर इसके बाद कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। इस तरह से आपको ये 6 के 6 नाम याद रखने हैं। आप जहाँ भी जाएं, आप घर में बैठे रहें, मन में सोचें साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक। आप बाहर जा रहे हों बोलते चलिए, बाइक पर चल रहे हों बोलते चलिए साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक। थोड़े से ही समय में 10-5 मिनट में आपको ये याद हो जाएगा साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक। और जब ये 6 के 6 नाम याद हो जाएंगे तो आपको आगे त्रिकोणमिति पढ़ने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक को याद कर लें इसी क्रम में। ये है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम इसे ट्रिक से समझें। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहे हैं तो ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। मैं एक ट्रिक बात बता देता हूं आपको। देखिए यहाँ पर एक टेबल मैं बना रहा हूं 3 कॉलम की, और इस तरह से लिखूंगा L A L K K A। आपने देखा ये लंब बटा कर्ण, ये लंब बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण, और ये लंब बटा आधार, ये लंब बटा आधार। इनके नाम होंगे, लंब बटा कर्ण का नाम साइन थीटा, फिर ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा, साइन कॉस टेन थीटा। फिर इसके बाद यहाँ से चलिए आप इसको लिखिए यहाँ नीचे कॉट थीटा। कॉट थीटा को जब आप पढ़ेंगे तो समझेंगे, उल्टा बोलिएगा आधार बटा लंब, फिर सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और फिर लास्ट में आता है कोसेक थीटा यानी कर्ण बटा लंब। तो ये जो ट्रिक है वह है लाल बटा कक्का। आप इस तरह से लिख करके कहीं भी छोटी सी जगह पे लाल बटा कक्का लिख सकते हैं, और फिर आपको इस तरह से पढ़ना है साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक। साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार, कोट आधार बटा लंब, सेक कर्ण बटा आधार और कोसेक कर्ण बटा लंब। इसी तरह से अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी ट्रिक है, और वो भी बहुत आसान है। देखिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हम यहाँ रखें, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हम यहाँ रखें, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ रखें। 3 के नाम याद करने होते हैं, 3 इनके उल्टे होते हैं। ये हो गया आपका PBP HHB। इसका मतलब हुआ पाकिस्तान भूखा प्यासा। यहाँ हम ट्रिक याद करेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, और हमारे हिंदुस्तान के बारे में कहेंगे हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा PBP, और हिंदुस्तान हरा भरा सॉरी यहाँ पर HHB लिखना है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप यहाँ पर इस तरह से इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा, ये जो है आपका साइन थीटा होता है, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टेन थीटा। आपसे पूछा जाए साइन थीटा तो आप तुरंत बता देंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोट थीटा, सेक थीटा, और ये हो गया आपका कोसेक थीटा। आपसे पूछा जाए कॉस थीटा तो आप बोलिएगा B अपॉन H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा का रेशो आपसे पूछा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उल्टा कॉट थीटा पूछा जाए तो आप उल्टा बोलिएगा B अपॉन P यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा बोला जाए तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक बोला जाए तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को यदि समझ पाएंगे, यही आपके लिए सार है। ये सब आपको मैंने बता दिया, बट ये याद रखना है, हिंदी मीडियम वालों को लाल बटा कक्का, और इंग्लिश मीडियम वालों को पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक्स आपको याद रखनी है, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ जाएंगे, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात समझ में आ जाएंगे। यानी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन, कोट सेक कोसेक, इन सब के मान आप निकाल सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इससे और हिंदी मीडियम वाले इससे। अगर आपको ये आ गए, अब हम चलते हैं त्रिकोणमितीय सारणी की ओर। त्रिकोणमितीय सारणी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल।
एक टेबल है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ मान होते हैं, उनकी एक सारणी बनाना आवश्यक है, जिससे हम एक्सरसाइज 6.1 यानी प्रश्नावली 6.1 कर पाएंगे। प्रश्नावली 6 का जो सवाल है उसी सारणियों पर आधारित है। अब हम उस टेबल को पढ़ने जा रहे हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ध्यान से बनानी सीखनी है विद्यार्थियों। उसमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है एक सारणी, एक टेबल। उस टेबल में क्या होता है, हमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, आपको याद है, आपने पढ़े। इन सब की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज़ हमें पता होने चाहिए। तो इन्हें एक टेबल में दिया जाता है और उस टेबल को हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, हम खुद बना सकते हैं। तो चलिए हम सीख लेते हैं इस त्रिकोणमितीय अनुपातों की इन डिग्रीज की वैल्यू निकालना। देखिए इधर हमने लिखे हैं एंगल्स यानी कोण, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनको हम रेडियन में, जैसे 30 डिग्री को π/6 कहते हैं, 45 डिग्री को π/4 कहते हैं, 60 डिग्री को हम π/3 कहते हैं रेडियन में, और 90 डिग्री को π/2 कहते हैं। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम बनाने वाले हैं, यानी त्रिकोणमितीय सारणी बनाने वाले हैं। नीचे हमने त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप सबको ये जो अनुपात हैं, 6 नाम हैं, वो आपको बिल्कुल इसी सीक्वेंस में याद करने हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। कैसे याद करना है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इस तरह से आपको ये नाम याद करने हैं और इन डिग्रीज की हम वैल्यू निकालने वाले हैं। यहाँ मैंने लिखा है साइन थीटा। थीटा का मतलब है 0 भी हो सकता है, 30, 45 और 60 और 90 में से कोई भी थीटा यहाँ पर रखी हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम निकालेंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले सिंपली करना क्या है, 0 से 4 तक गिनती लिखनी है। इस वाले कॉलम में आपको 0 लिखना है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये लिखना है आपको 0 से 4 तक काउंटिंग। और इसके बाद सबके नीचे अपॉन 4 कर देना है, बटे 4 कर देना है। इस तरह से 2 बातें हो गई, 0 से 4 तक काउंटिंग लिखनी है और इसके बाद 4 से सबको भाग लगाना है, डिवाइड करना है 4 से। और तीसरी बात आपको याद रखनी है, सबके ऊपर आपको रूट लगाना है, अंडर रूट का साइन लगाना है। इस तरह से आप सबके ऊपर रूट लगा दें। अब आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक बात बता दूँ, आप 0 का अंडर रूट 0 लिखेंगे, अंडर रूट 1 अगर होगा तो उसको 1 लिखेंगे, अंडर रूट 2 होगा यानी 2 का रूट जो है वो अंडर रूट 2 ही होता है। इसके बाद अंडर रूट 3 का रूट लिखेंगे, वो भी रूट 3 लिखेंगे, लेकिन रूट 4 का जो रूट है वो 2 होता है। अंडर रूट 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 होता है। ये सब स्क्वायर रूट हैं, ये ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं और वो उनके स्क्वायर रूट्स हैं। रूट 0 का 0, रूट 1 की वैल्यू 1, रूट 2 की वैल्यू रूट 2, रूट 3 की वैल्यू रूट 3 और रूट 4 की वैल्यू 2। तो आपको ये बात याद रखनी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, हम ये पहली वैल्यू ले रहे हैं। इस पहली वैल्यू में आपको पहले तो ये डिवाइड करके देखना है। 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 आता है, मतलब ये जो वैल्यू है अंडर रूट 0 है और अंडर रूट 0 की वैल्यू क्या होती है, ओनली 0। तो अंडर रूट 0 की वैल्यू हम 0 लिख देंगे साइन 0 के कॉलम में। ये इसके सामने लिखा हुआ है तो हम इसको यहाँ साइन के कॉलम में लिखेंगे। अगली वैल्यू है हमारे पास 1/4। ये भी नहीं कट रहा है, यानी किसी टेबल से, किसी पहाड़े से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है यानी कट नहीं रहा है, तो हम इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। याद रखिएगा, ऊपर की वैल्यू अंडर रूट मानी जाएगी और नीचे की वैल्यू भी अंडर रूट मानी जाएगी, और दोनों को हमें इस तरह से निकालना है, दोनों को अलग अलग अंडर रूट निकालना है। मान लीजिए ये रूट के अंदर ही है तो रूट 1 है, और ये रूट के अंदर है तो ये रूट 4 है। तो रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हम ऊपर लिख देंगे 1। रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, तो ये लिख देंगे हम 2।
यानी इस तरह से 1/4 का जो रूट आया, अंडर स्क्वायर रूट आया, वो आया 1/2 वर्गमूल। अब देखिए ये दोनों 2 की टेबल से कट रहे हैं, पहले काट लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ रह गए 1 और यहाँ 2। अब हम स्क्वायर रूट दोनों का अलग अलग निकालेंगे। 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो होता है 1, तो ये लिख देंगे 1। लेकिन 2 यहाँ नीचे है, नीचे √2 माना जाए तो √2 का स्क्वायर रूट भी √2 ही होता है, तो हम नीचे की तरफ √2 लिख देंगे। ऊपर तो √1 का 1 हो गया, लेकिन नीचे √2 का √2 रह गया। इस तरह से अब हम अगली वैल्यू पे चलते हैं। इस पे चलेंगे तो यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है 3/4। ये आपस में किसी टेबल से, किसी पहाड़े से कट नहीं रहे हैं, तो अब हमें अलग अलग इनका रूट निकालना पड़ेगा। 3 का रूट, ये देखिए √3 का रूट 3 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे √3। लेकिन नीचे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट आता है 2, यानी उसको √4 माने तो ये 2 आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। इसके बाद आप देखें इन दोनों को आपस में ये 1 टाइम कट रहे हैं, 4 में 4 का एक बार भाग गया, तो यहाँ पे √1 बचा हुआ है, तो √1 का क्या होता है भाई, 1 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। इस तरह से हमारे साइन की वैल्यूज़ आ गई, साइन के मान आ गए। यानी हम थीटा की जगह इन वैल्यूज़ को रखें तो क्या क्या आएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा। यहाँ 30 डिग्री की जगह π/6 भी हो तो भी 1/2 होगा। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का की वैल्यू 1। इस तरह से साइन के मान कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं हम कॉस के मान की ओर। तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, जो सबसे लास्ट में वैल्यू आई है वो सबसे फर्स्ट में लिखनी है। फिर दूसरे नंबर की लास्ट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखनी है, √3/2। फिर तीसरे नंबर की वैल्यू इसके तीसरे कॉलम में लिखनी है, यानी पीछे से जो वैल्यू आती है वो आगे से लिखनी है। इसके बाद ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1/2 और ये वैल्यू लास्ट में चली जाएगी 0। इस तरह से आपका साइन और कॉस की वैल्यू तो बहुत आसानी से आ गई। अब हम तीसरी वैल्यू निकालते हैं tan थीटा की। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, tan थीटा बराबर sin थीटा cos थीटा। यानी tan थीटा का मान निकालने के लिए sin थीटा के मान में cos थीटा के मान का भाग लगाना पड़ता है। तो देखते हैं। देखिए ये sin थीटा के मान हैं सारे और ये cos के हैं। अब अपन को दोनों की 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों में भाग लगाने लगेगा, यानी sin 0 डिग्री के मान में cos 0 डिग्री के मान का भाग लगेगा। तो ये sin 0 का है, ये cos 0 का है, आपस में इसका भाग इसमें लगा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए। तो 0 में 1 का भाग लगता है कितने टाइम, 0 टाइम, 0 हो गया। 1 से 0 को डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। अब चलते हैं 1/2। देखिए 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से। एक भिन्न के नीचे भिन्न हो तो नीचे वाली भिन्न पलट जाती है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/√3, 1/2 इंटू 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1/√3 बचा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 1/√3। या यहाँ भी देख सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, 1/√3। ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए ये तो दोनों सेम हैं और सेम में सेम का भाग तो 1 बार जाता है, 1 टाइम जाता है, आपको याद है। तो इस तरह से हम इसका तो मान हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पलट जाएंगे ना, 1/√2 इंटू √2/1। नीचे वाली जो भिन्न है वो पलट जाती है, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, कितना आया, 1 आया। इस तरह से अब आगे हम चलें। यहाँ पे भी 2 से 2 काट दीजिए, ऊपर बचा √3 और नीचे बचा 1, तो ये नीचे। अब देखिए आप लास्ट वाला 1 को 0 से डिवाइड करेंगे। जब 0 में डिवाइड हो तो फिर 0 आता है, लेकिन 0 का डिवाइड हो, आप जानते हो ना अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होती है, जब 0 नीचे आता है तो ये अपरिमेय संख्या है, यानी ये वैल्यू अनंत वैल्यू होती है। इसलिए इस तरह का एक साइन लगा देते हैं अनंत का, इस तरह का एक साइन होता है अनंत का। यानी 0 से किसी संख्या को भाग जाए तो वह अनंत होती है, इन्फिनिट वैल्यू होती है।
बहुत सारे अनंत मान आते हैं, इसीलिए इसको अनंत लिख दिया। तो इस तरह से हमारे 3 वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये मैं खाली छोड़ूंगा और आपको केवल यहाँ बताऊंगा, खाली क्या मैं लिख दूंगा, लेकिन आपको याद है साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो आप इस बात को याद रखिएगा, बहुत आसान है उल्टा करना। उल्टा मतलब उनकी जो वैल्यू है उनको ही पलट दो। तो देखिए कैसे, कॉट की वैल्यू टेन के सब उल्टे होंगे। तो देखिए हम इसको 0/1 माने तो ये 1/0 हो जाता है, और 1/0 जो है वो अनंत होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अनंत, इन्फिनिट। इसको पलट दीजिए तो ये आ जाएगी √3/1। इसको पलट दीजिए, 1 का अपोजिट 1 होता है, कन्वर्स 1 होता है। इसको पलट दीजिए तो ये होगा 1/√3। यहाँ पे आपको अनंत को पलटना है। अनंत को पलटने का मतलब होता है 0। 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा 0। तो यहाँ पे अनंत को हम पलटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। इन्फिनिट का उल्टा हो जाएगा 0। अब आते हैं सेक की वैल्यू पे। तो सेक उल्टा होता है हमेशा कॉस का, तो आप कॉस की सारी वैल्यूज़ को पलट देंगे तो सेक की वैल्यू आ जाएगी। देखो 1 है तो 1 का हमेशा 1 रहेगा। इसको पलट दीजिए तो 2/√3 हो जाएगा। इसको पलट दीजिए तो √2/1 हो जाएगा। इसको पलट दीजिए तो 2/1 हो जाएगा। 0 का उल्टा हमेशा अनंत होता है, आपको याद है। इसके बाद कोसेक जो साइन का उल्टा होता है, हम इसको 0 का उल्टा करें तो अनंत, 1/2 को करें तो 2/1, इसको करें उल्टा तो √2/1, इसको उल्टा करें तो 2/√3, इसको उल्टा करें तो 1 का 1। इस तरह से आपकी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल कंप्लीट हो गई। आपको कोई भी वैल्यू पूछी जाए, जैसे कॉट 45 डिग्री की वैल्यू पूछी जाए तो कॉट यहाँ देखना है 45 के सामने, यानी कॉट के सामने, और 45 के सामने आपको वैल्यू देखनी है ये 1। आपको पूछा जाए सेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो सेक 90 डिग्री के सामने ये अनंत है, इन्फिनिट है, तो हम इस तरह का साइन बना देंगे, बता देंगे। तो उम्मीद है मुझे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो टेबल है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी है, आपको आ गई होगी। इससे जुड़े, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन, सवाल को ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए हम सबसे पहले इस एक्सरसाइज को एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, और ये एग्जाम्पल है कि tan² 60 डिग्री प्लस 3 cos² 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है, यानी इवैल्यूएट करना है हमें इस क्वेश्चन को। तो हम देख लेते हैं, देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं। तो क्वेश्चन को हम उतारेंगे सबसे पहले, tan² 60 डिग्री प्लस 3 cos² 30 डिग्री। ये हमने क्वेश्चन को यहाँ नोट कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आपने टेबल सीखा, मैंने आपको टेबल को क्रिएट करना बताया। अभी लास्ट जो मैंने स्लाइड बताई थी उसमें आपको टेबल बनाना सिखाया था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसी टेबल से वैल्यूज़ देखनी है और इसमें रखनी है, बस आपको कुछ नहीं करना। यानी कि आप समझ गए होंगे कि टेबल की इम्पोर्टेंसी क्या है, टेबल का महत्व क्या है। यहाँ पर आपको वहाँ से वैल्यू रखनी है। तो यहाँ हम देखेंगे tan 60 की वैल्यू, टेबल में tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3। टेबल में tan 60 की वैल्यू √3 आ रही होगी। अब क्योंकि tan पे स्क्वायर लग रहा है तो हम ब्रैकेट को लगा करके स्क्वायर लगा देंगे। बीच में प्लस का साइन है तो ये प्लस लगा देंगे। और यहाँ पे जो आगे की वैल्यू है, आगे की वैल्यू आपको वैसी की वैसी लिखनी है। 3 है तो 3 लिखना है, 4 है तो 4 लिखना है, 5 है तो 5 लिखना है। इसके बाद आपको cos 30 की वैल्यू देखनी है टेबल में। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो आपको ब्रैकेट में लिखना है ये वैल्यू, क्योंकि 3 बाहर है और ये जो वैल्यू है आपको यहाँ लिखनी है। इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है तो आप यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे। तो हमने देखा कि टेबल से वैल्यू पुट करनी है बस यहाँ पर, और बहुत आसान सवाल हैं, आप कर सकते हैं। किसी को भी त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस आपको टेबल सीखनी है।
तो यहाँ हम क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर करते हैं। आप जानते हो रूट ए इंटू रूट ए करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, मतलब ये ए स्क्वायर कहलाता है, रूट ए स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हम काट लेते हैं तो इसकी वैल्यू ए आती है। तो इसी तरह से √3 का स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3। स्क्वायर से रूट कटना मतलब रूट हट जाना, तो 3 हो गया प्लस, पहले ये वाला 3 लिखेंगे और ब्रैकेट का हम स्क्वायर करेंगे। तो देखिए √3 का स्क्वायर, वापस आप स्क्वायर का मतलब है ऊपर वाले को भी स्क्वायर करना है, नीचे वाले को भी स्क्वायर करना है। तो √3 का स्क्वायर करें तो इस रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली 3। लेकिन 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, या 3 का स्क्वायर होता तो हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते। तो इस तरह से यहाँ 2 का स्क्वायर आता है 4। अब स्क्वायर हट गया, तो अब आपको क्या करना है, ये 3 प्लस इस 3 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे बटा 1 है तो अंश को अंश से, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, हर को हर से गुणा करते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 तिया 9, और ये 4 1 जा 4। इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे ये 3 के नीचे अपन 1 लगा देंगे, तो 2 भिन्न हैं अपने पास, 2 फ्रैक्शंस हैं, उनको हम एलसीएम लेकर के जोड़ते हैं। 1 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 4 आता है। फिर हमें क्या करना होता है, नीचे वाली संख्या यानी इससे इसमें भाग लगाते हैं। देखिए 1 से कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, ये 4 टाइम, 1 से 4 बार भाग जा रहा है, तो हमें इस 4 का गुणा यहाँ कर देना है। जितनी बार भाग जाए उसका गुणा हमें ऊपर कर देना है। 3 चौका 12, 3 4 जा 12 प्लस। अब इस 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, एक बार जाएगा, तो हमें 1 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा, 9 एकम 9। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अब हमें इनको जोड़ देना है, 12 + 9 = 21/4। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सीधा सीधा आप समझ गए होंगे कि टेबल कितनी महत्वपूर्ण चीज़ होती है, सारणी कितनी महत्वपूर्ण चीज़ होती है, कि सारणी हमें सीखनी ही पड़ेगी। सारणी सीखेंगे तभी हम इसमें वैल्यू रख पाएंगे। अब देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। चलिए हम वैल्यू देख लेते हैं। सारणी अपने सामने रखेंगे आप और उसमें से वैल्यू आप पुट करेंगे इसमें। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखना पहले आप, sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। हम यहाँ पे सारणी से वैल्यू पुट करते हैं, सारणी से मान रखते हैं। sin 60 डिग्री का मान होता है सारणी में √3/2, √3/2। देखिए इन दोनों के बीच में, यानी sin 60 और cos 60 के बीच, 30 के बीच में कोई साइन नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा सकते हैं, गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। cos 30 डिग्री की वैल्यू सारणी में देखिएगा तो cos और 30 डिग्री के सामने भी यही मान आ रहा है, √3/2। तो ये भी हमने रख दिया। अब सवाल का जो साइन है वो है प्लस। आगे बढ़ रहा है सवाल, हम वैल्यू रखते जा रहे हैं और जैसा उसमें लिख रहा है वैसा लिख रहे हैं। sin 30 की वैल्यू आप देखें तो 1/2 होती है, और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, ये भी 1/2 होती है। तो हमने यहाँ पर सारणी से मान रख दिया है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, सारणी से मान रखने पर, बाय पुटिंग वैल्यू फ्रॉम द टेबल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। चलिए अगली स्टेप में आपको क्या करना है, आप पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 का √3 से मल्टीप्लाई होता है 3 और 2 का 2 से होता है 4। अंश को अंश से करेंगे, हर को हर से करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर कोई कट रहा है, किसी टेबल से कट रहा है तो उसको काट भी सकते हैं। बीच में प्लस है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4। तो ये इस तरह से ये वैल्यू आई 3/4 और ये वैल्यू आई 1/4। अब हम, क्योंकि यहाँ पर 2 फ्रैक्शंस हैं यानी 2 भिन्न हैं, उन दोनों भिन्नों को हम एलसीएम लेकर के
जोड़ेंगे तो दोनों का एलसीएम आता है 4। यहाँ पे देखिए आप इस 4 से 4 में भाग लगा एक बार, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ भी एक बार भाग जा रहा है तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1, 3 और 1 4, नीचे भी हैं 4, 4 में 4 का भाग गया तो बचा 1। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम ले लेते हैं, सिद्ध कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्ट मान ज्ञात कीजिए नहीं बोला है, इवेल्यूट करने के लिए नहीं बोला है, अब बोला है सिद्ध कीजिए, यानी प्रूफ दैट ये क्वेश्चन दे रखा है कि ये 4 साइन 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस 60 डिग्री tan 45 डिग्री बराबर होता है किसके, 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस एक्स स्क्वायर 90 डिग्री के। तो हम क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं पहले। अब हमें करना क्या है, जब ऐसे प्रूव करने वाले क्वेश्चन पूछे हों यानी सिद्ध करने वाले सवाल पूछे हों तो आपको क्या करना है, LHS को यानी लेफ्ट हैंड साइड को अलग हल करना है और RHS को अलग हल करना है। एट लास्ट दोनों के मान बराबर आ जाएंगे तो आप कह देना कि यह सिद्ध हो गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे LHS को सॉल्व करेंगे तो LHS को हम लिख लेते हैं 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस 60 डिग्री tan 45 डिग्री। तो ये वैल्यू हमने लिख ली हैं। अब हमें देखना है सारणी, जो हमने बनाना सीखा था उसी सारणी से मान रखना है। तो देख सकते हैं ना आप कि कितनी इम्पोर्टेंसी है उस सारणी की। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सारणी बहुत अच्छे तरीके से सीख लेनी है बनाना। अगर आपको पहले सारणी याद करना है तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके वापस सारणी पे जाइए, सीखिए और फिर वापस क्वेश्चंस पे आइए। चलिए करते हैं। यहाँ पर आपको 4 का 4 लिखना है, फिर आपको साइन 30 की वैल्यू क्या है पता वो देखना है, मतलब टेबल में क्या है वो ब्रैकेट में लिखनी है। तो साइन 30 की वैल्यू जैसा कि मुझे मालूम है 1/√2 होती है, 1/2 होती है ओनली। तो 1/2 हमने रख दिया, इस पर कोई स्क्वायर नहीं है तो नहीं लगाना है। फिर यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है दोनों के बीच तो यहाँ डॉट लगा दो, मतलब गुणा मान लिया जाएगा। साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2 होती है और हम इस पे स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर लग रहा है। तो बीच में है प्लस साइन, फिर है 3, फिर cos 60 की वैल्यू आप रख सकते हैं। cos 60 की वैल्यू cos 60 1/2 होती है, 1/2 होती है cos 60 की वैल्यू। इसके बाद आप tan 45 की वैल्यू रखिए 1। ये tan 45 की वैल्यू टेबल से देखना है आपको, मिला लीजिएगा। यहाँ स्क्रीन पर टेबल आपको मैं बता दूंगा। चलिए वैल्यू हमने रख दी, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो कोई चिन्ह नहीं है, मतलब स्क्वायर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट गुणा करना पड़ेगा इनको। तो 4 का 1 से गुणा करेंगे हम, 4 एकम 4, 2 एकम 2, इस तरह से हमने गुणा कर लिया इनटू। फिर यहाँ देखिए आप √3 का स्क्वायर करें तो होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 3/4 ये हो गए। बीच में प्लस का निशान है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे बटा 1 लगा करके मल्टीप्लाई करना है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यहाँ पर हो गया 3 और 1 दूनी 2, यहाँ पे 1 माना जाए तो 2 एकम 2, 2 आ गया। इसके बाद आगे और सॉल्व करें हम इसे तो 4 से यहाँ 4 कट गए और यहाँ बचा 3/2, ऊपर 3 बचा नीचे 2 बचा, प्लस ये भी बचा 3/2। तो देखिए हम एलसीएम लेते हैं, जब नीचे सेम संख्या हो तो एलसीएम भी वही आता है, और जब एलसीएम वही आता है तो ऊपर वाली संख्या भी वही आती है। या फिर यूँ समझें कि यहाँ पे यहाँ से भाग जा रहा है एक बार तो 1 से गुणा कर दिया, 3 एकम 3, यहाँ से यहाँ पे भाग जा रहा है एक बार तो यहाँ भी गुणा कर दिया। इस तरह से दोनों जोड़ करके लिख देंगे 6 यानी 6/2 और ये हो गया आपका 3। 2 से डिवाइड किया 6 को 3 बार, 3 टाइम्स। तो ये LHS को सॉल्व करने पे जो अपनी वैल्यू आई वो आई 3। देखते हैं RHS को सॉल्व करने पे भी 3 आता है तो ये प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो मेरे पास यहाँ जगह की कमी है, आपको इसके नीचे ही करना है इस क्वेश्चन को। मैं यहाँ साइड में आपको बता देता हूँ।
देखिए मैं यहाँ साइड में बता रहा हूँ, अब आपको लिखना है नीचे RHS 2 सेक 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। अब हम इनकी वैल्यू टेबल से रखते हैं, तो ये हो गया 2 सेक 60 की वैल्यू आप जानते होंगे, टेबल में देख सकते हैं 2 होती है, माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। कोसेक की वैल्यू आप जानते हैं, कोसेक 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 और ये स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, माइनस 1 का स्क्वायर करें तो ये 1 और ये भी आ गया 3। तो LHS को सॉल्व करने पे भी 3 आया, RHS को सॉल्व करने पे भी 3 आया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ LHS बराबर RHS। तो लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे कोने पे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, या शॉर्ट में हम लिख सकते हैं HP। चलिए, तो उम्मीद है मुझे ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 इस तरह का दिया हुआ है आपको, cos 45 डिग्री, sec 30 डिग्री एंड cosec 30 डिग्री। तो cos 45, sec 30 और cosec 30 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इनकी वैल्यू अब हम टेबल से रखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं वापस, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब हम टेबल से जब वैल्यू रखेंगे तो पहले ये वाली लाइन खींच देंगे। देखिए इस तरह से ये लाइन खींच दी। cos 45 डिग्री की जो वैल्यू है, मान है, वो हमें ऊपर रखना है। तो cos 45 होता है 1/√2, तो हम ये ऐसे लिख देंगे 1/√2। फिर इसके बाद चलते हैं sec 30 की वैल्यू। तो sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। तो sec 30 की वैल्यू हम लिख देंगे 2/√3, 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 और अपॉन में क्या लगा देंगे 1। इस तरह से हमें ये लिखना है। आगे चलते हैं तो ऊपर वाला अभी वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि वहाँ एक ही वैल्यू है और वो वैसी की वैसी रखी रहेगी। कब तक? जब तक नीचे वाले मान को हम सॉल्व ना कर लें। इन दोनों में LCM लेकर हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे अब नीचे वाले को सॉल्व करना है, तो LCM ले लीजिए। √3 और 1 का LCM आता है √3। फिर आपको क्या करना है, नीचे वाले की टेबल इसमें पढ़नी है, जितनी बार जाती है वो हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए √3 का √3 में एक बार टेबल पढ़ने में आ रही है, यानी √3 का √3 में एक बार भाग जा रहा है, तो 1 से गुणा कर दीजिए इसको, 2 एकम 2, ये 2 प्लस 1 से √3 बार भाग जाएगा, तो हमें √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ 2√3। तो 2 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 2√3 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये तो जुड़ेंगे नहीं आपस में, तो अब हम नीचे वाली भिन्न को पलट देते हैं, यानी दो भिन्नों को एक भिन्न बनाते हैं, तो नीचे वाली भिन्न पलट जाती है, नीचे वाला फ्रैक्शन कन्वर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। तो 1/√2 हम लिख देंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगा के ये वाली भिन्न को पलट देंगे, इसको पलट देंगे तो √3। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, 2√2 बड़ा है और ये √2 छोटा है, तो मैं 2√3 को आगे लिख देता हूँ, 2√3 और प्लस 2 ओनली। तो नीचे वाले फ्रैक्शन को, भिन्न को हमने पलट लिया, गुणा का निशान लगा के, अब ये 1 हो गए। भिन्न के नीचे भिन्न हो तो नीचे वाली भिन्न पलट जाती है। अब हमें क्या करना है, देखिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो √3 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया √3। अब √2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो ये हो गया 2√6 और √2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2। इस तरह से होगा भाई। रूट वाला रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है, बाहर नहीं होता। बिना रूट वाले से मल्टीप्लाई इस तरह से होता है, 2√2। 2 का √2 से मल्टीप्लाई 2√2, लेकिन √3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये √6 हो गया। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया है। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे ये नीचे की तरफ एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो रैशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण अब हमें करना पड़ेगा। यहाँ तक जब आंसर आ जाए तो आपको नीचे की तरफ
यानी हर में यानी डिनोमिनेटर में एक अपरिमेय संख्या मिले तो उसको परिमेयकरण से आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। क्लास 9th में आपने रैशनलाइजेशन पढ़ा है। यदि आपने वो नहीं पढ़ा है तो मैंने अभी 9th की एक वीडियो रैशनलाइजेशन के ऊपर डाली है, वहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं और रैशनलाइजेशन करना सीख सकते हैं। मैं आपको यहाँ भी बता दूंगा कि रैशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण कैसे होता है। चलिए, परिमेयकरण करने के लिए कुछ नहीं करना होता, आपको ये जो दो संख्याओं के बीच में साइन नज़र आ रहा है, ये साइन बदल कर आपको अंश और हर में यानी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 2√6 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ इसे बोलेंगे परिमेयकरण से, बाय रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करेंगे तो रैशनलाइजेशन करने के लिए पहले ये वाली संख्या लिखनी होगी, √3/2√6 प्लस 2√2। मल्टीप्लाई करेंगे, इसका चिन्ह चेंज करके साइन चेंज कर देंगे तो 2√6 माइनस 2√2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी करेंगे 2√6 माइनस 2√2 से। तो इस तरह से रैशनलाइजेशन होता है। अगर यहाँ पर सिंगल नंबर होता जैसे √7 होता या √2 होता तो √2 से ही मल्टीप्लाई करते, इसमें चिन्ह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पर डबल नंबर हो, बीच में प्लस माइनस हो तो उनका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए अब मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 को हम √6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया √18। √3 को √6 से मल्टीप्लाई करें तो √18 हो गया और 2 का 2 आ गया। माइनस है बीच में, √3 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो 2√6 हो जाएगा। नीचे चलते हैं, नीचे की तरफ हमेशा यहाँ पे देख लीजिए एक फॉर्मूला उपयोग में लेंगे, a प्लस बी a माइनस बी। जब a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है a² माइनस b²। यहाँ पे 2√6a हो गया और 2√2b हो गया, तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला उपयोग में आएगा। तो 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, इस तरह से हम करेंगे a² माइनस b²। नीचे हमेशा जब भी रैशनलाइजेशन इस तरह का होगा, नीचे हमेशा a² माइनस b² आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, यहाँ पे अब हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। टोटल में से कॉमन आ रहा है √6, 2√6 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा भाई दोनों में 2 तो कॉमन आ ही रहा है और अंदर से √6 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा √3। 6 3 जा 18, इनको गुणा करें तो यही आता है, तो यहाँ पे ये बचेगा माइनस यहाँ पे बचेगा 1, तो 2√6 ब्रैकेट √3 माइनस 1। इसको हम गुणा कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो गया भाई 4 और √6 का स्क्वायर होता है 6, तो इनको गुणा करें हम तो 6 चौका 24 यानी 6 4 जा 24 होते हैं, यानी इनका स्क्वायर क्या होता है 24। करना कैसे है, 2 का स्क्वायर करके लिख लीजिए 4, √6 का स्क्वायर करके लिख लीजिए 6 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 24। इस तरह से हम इसको भी करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, 4 2 जा 8, इस तरह से हो गया। आगे हम और सॉल्व करते हैं तो 2√6 और ये √3 माइनस 1 ऊपर का वैसा ही रहेगा क्योंकि ऊपर अब सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। अब 24 में से 8 गए, 24 में से 8 को माइनस कर दीजिए तो बचते हैं 16। ये 2 से यहाँ 16 कट रहे हैं 8 टाइम, तो इस तरह से ये जो हमारा आंसर है वो आ गया है √6 √3 माइनस 1 अपॉन 8। ये आंसर इस क्वेश्चन का है। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, हम 4 एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके हैं। हमने इसी वीडियो में सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बनाना सीखा। इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बनाना सीखी और इसके बाद हमने ये 4 एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे लगता है कि आपको अभी तक की इस वीडियो से कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी।
तो वीडियो लंबा होने की वजह से इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज के शेष उदाहरण और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपको होमवर्क भी देंगे। तब तक के लिए आप करिए इंतज़ार और बाकी जो हमने इस वीडियो में चीज़ें आपको सिखाई हैं उन्हें सीखते रहिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अच्छा लगे अपने दोस्तों को बताने की आपकी इच्छा हो तो यहाँ से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।